अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, प्री ऑपरेटिव इवालुएशन एंड मैनेजमेंट्स। सो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ था, हमने हिस्ट्री ले ली है, एग्ज़ामिनेशन कर लिया है, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी कर चुके हैं और हमने कहा था कोई अगर डिज़ीज़ कोई मसला ऐसा मिलता है जिसकी वजह से ऑपरेशन में इशू हो सकता है, हमने वो उनमें से कार्डियोवैस्कुलर जो था सबसे इम्पॉर्टेंट वाले वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद बाकी भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं कि हो सकता है कि ऑपरेशन आपने किया, आपको नहीं पता था इसको कोगुलेशन कोई डिसऑर्डर है, आपने हिस्ट्री ठीक से नहीं ली, एग्ज़ामिनेशन सही से नहीं किया, तो हो सकता है कि उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग हो ही ना, वहाँ से ब्लीडिंग इतनी हो कि ब्लीडिंग से उस बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के मसले आ सकते हैं। सो कोगुलेशन डिसऑर्डर्स को मैनेज करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आ जाती है थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया वाले जो बंदे होते हैं इनकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है थ्रोम्बोसिस की, ठीक है। ये बहुत रिस्क पे या प्रीवियस हिस्ट्री है या फिर रिस्क है उनका कि वो थ्रोम्बोफीलिया उनको हो सकता है। तो इनको पहले से आपने आइडेंटिफाई करना है, थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस देनी है इसके लिए, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं ना, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रही होती है, वो ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, तो इनमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टॉप करा देनी है, ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कम से कम 6 हफ्ते पहले सर्जरी से। उसके बाद एंटी कोगुलेशन थेरेपी है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वारफारिन थेरेपी कम से कम 5 दिन पहले छोड़ देनी है। INR ये कब, फिर आपने क्या कराना है, हेपारिन स्टार्ट करा देनी है। हेपारिन की अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जो है आपने कब स्टार्ट करानी है, जब INR लेस देन 1.5 हो जाए और जो आपका APPT है वो 1.5 टाइम्स हो जाए नॉर्मल से। इन्फ्यूजन 2 घंटे पहले फिर इसकी भी छोड़ देनी है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वारफारिन का इफेक्ट, ये हमने कहा था ना 5 दिन पहले वारफारिन को रोकना है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप विटामिन K के सप्लीमेंट्स दे देंगे, वारफारिन का इफेक्ट रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये कम से कम 24 से 48 घंटे में ही अपना काम कर देता है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो फिर ज़्यादा रैपिड करेक्शन के लिए आप FFPs यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज़ करते हैं या प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो होता है 2 तरह का होता है, A और B होता है। A में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, B में 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो जिस फैक्टर की डेफिशिएंसी है पहले उसकी इन्फ्यूजन कराते हैं, जब तक ये तब तक इन्फ्यूजन करानी है जब तक आपको लगे कि अब ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सर्जरी करनी है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले बंदे बहुत हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है। उनमें हिपैटोरीनल शट हो सकता है। हिपैटोरीनल शट का क्या मतलब है, नाम से पता चलता है। हिपैटो यानी कि लिवर डैमेज हो सकता है, रीनल यानी किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। तो दोनों लिवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं आपके। ब्लीडिंग डायथीसिस वाले जो इजीली ब्लीड कर देते हैं, कोलेंजाइटिस, सेप्सिस, ये वाले जो बंदे, ये इनको इश्यूज आ सकते हैं कि उनको पहले जॉन्डिस था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस भी जो था वो था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, सिंपल जॉन्डिस भी नहीं था। तो उसकी वजह से हिपैटोरीनल शट या ब्लीडिंग डायथीसिस, कोलेंजाइटिस या सेप्सिस हो सकता है। तो पेशेंट्स जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वो डेफिशिएंसी उनमें होती है विटामिन K डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की, लाइक जो हैं 2, 5, 7, 9 और 10। ये विटामिन K डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये आपको वैसे भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये विटामिन K डिपेंडेंट हैं, 2, 5, 7, 9 और 10, ठीक है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन K जो है शुड बी गिवन टू दीज पेशेंट्स, कि इन लोगों का अब हमने कहा ना कि जो मसला निकलेगा हमने उसको ठीक करना है। तो ये जो बंदे होते हैं ना जिनको जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उनमें विटामिन K डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं कम होते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो ब्लड कैसे रुकेगा, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो इन लोगों को विटामिन K देते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन इनकी मेंटेन करी जाती है। उसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि कोलेंजाइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन होती है ना बाइल डक्ट की, तो वो ना हो। उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। मेटाबॉलिक में सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ पढ़ते हैं ना, जब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का नाम आता है डायबिटीज़ सबसे टॉप पे आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये सेप्सिस हो सकते हैं इन बंदों को, इनमें वुंड हीलिंग डिले होती है, CVA हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। इनके लिए टेस्ट कराते हैं, HbA1c लेवल चेक कराते हैं होते हैं, ये आपको टेस्ट का पहले से पता होगा। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो होती है ये रिस्क होता है इन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया का। अब आपको पता है ना कि डायबिटीज़ 2 तरह की है, कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है ये रिस्क होता है इनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर पता नहीं चला तो,
ठीक है। सीवियर ब्रेन इंजरी, हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता है हाइपर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो सीवियर ब्रेन इंजरी, कोमा और डेथ हो सकती है। तो बी फर्स्ट ऑन लिस्ट, सबसे पहले इसको आपने ट्रीट करना है अगर किसी को ये है। स्टॉप द मॉर्निंग डोज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपने डायबिटीज़ वाले बंदे का ऑपरेशन करना होता है और उसके बाद मतलब इनको सबसे पहले मैनेज करें। उसके बाद आपने मॉर्निंग डोज जो होती है ना वो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स की वो ये ना लें, क्योंकि डायबिटीज़ वाले बंदे ले रहे होते हैं ना हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, और हमने कहा है कि इनको ऑपरेशन के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इसलिए हम इनको हाइपोग्लाइसीमिक डोज जो मॉर्निंग में उन्होंने लेनी है वो नहीं लेनी। रेगुलर शुगर चेक उनका करना है आपने 1 से 2 घंटे के बाद। आईवी कैन्यूला जो है वो आपने स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू उसके अंदर आईवी कैन्यूला पास करना है और उसके थ्रू डेक्सट्रोज से लीन मिक्सचर देना है उनको स्लोली, ठीक है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। उसके बाद उनकी मेडिकेशंस जो है सर्जरी के बाद आप जितनी जल्दी स्टार्ट करा सकते हैं करा दें। हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया थोड़ा हम उनको जो है इन्फ्यूजन करा रहे हैं डेक्सट्रोज की, ठीक है। कि थोड़ा सा अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा वो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, वो हमें हाइपरग्लाइसीमिया मैनेज हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो होती है एडमिट ऑन द डे बिफोर सर्जरी, सर्जरी से 1 दिन पहले इसको वो करें, ये भी आपने फ़र्स्ट ऑन लिस्ट रखने हैं बंदे। स्टॉप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नाइट बिफोर सर्जरी, कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो आपने 1 रात पहले छोड़ देनी। 1 दिन पहले इनको जमा किया ना आपने हॉस्पिटल में, तो 1 रात पहले आपने यानी कि उस रात उन्होंने नहीं लेनी इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग जो है। उसके अलावा ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मॉर्निंग में चेक कर लें, इनको नॉर्मल इंसुलिन डोज नहीं देनी, ठीक है। आफ्टरनून में अगर है ऑपरेशन जो है मॉर्निंग में नहीं था आफ्टरनून में था तो ब्रेकफास्ट वो कर सकते हैं, और जो नॉर्मल डोज है इंसुलिन की उससे कम मतलब आधी डोज लेंगे, वो पूरी नहीं लेंगे क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके बाद इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है कि जो पेशेंट जिनका पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल होता है, स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन जो होता है ये नॉर्मली एडमिनिस्टर ये मेथड होता है इंसुलिन एडमिनिस्टर करने का, ठीक है। तो स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन जो होती है नॉर्मली यूज़ की जाती है। स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ इंट्रावीनस इंसुलिन, ग्लूकोज एंड पोटेशियम, कि खाली एक इंसुलिन नहीं देनी, इसके साथ आपने 2 चीज़ें और देनी है, ग्लूकोज और पोटेशियम। इसको और दूसरी चीज़ है अल्बर्टी रेजीम। अगर आप स्लाइडिंग स्केल जो होती है इसमें ये तीनों चीज़ें आपने इकट्ठी दे देनी है एक ही इन्फ्यूजन में, लेकिन एक होती है अल्बर्टी रेजीम, इसमें ये तीनों चीज़ें देनी है सेपरेट, इंसुलिन, ग्लूकोज और पोटेशियम। ये तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक बंदा नॉर्मल डाइट की तरफ नहीं आ जाता, ऑपरेशन के बाद भी, ठीक है। पोटेशियम इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि हाइपोकैलीमिया हो जाता है इंसुलिन की वजह से, इसलिए। उसके बाद पेशेंट जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इनमें नॉर्मल हेल्दी कंडीशन, अगर उनकी हेल्दी कंडीशन है द एड्रीनल ग्लैंड, अब आपको ना नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं कि जब बंदा हेल्दी है ना, हमारे जैसे जो बंदे हैं बिल्कुल ठीक हैं, तो आपका एड्रीनल ग्लैंड कम से कम 30 mg कॉर्टिसोल पर डे बना रहा है, और ये 30 mg कॉर्टिसोल कितने 7.5 mg प्रेडनिसोलोन के इक्वल है, या हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर देखो तो वो 30 mg कॉर्टिसोन के इक्वल, हाइड्रोकॉर्टिसोन के इक्वल होता है, ठीक है। इतने स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी के अंदर खुद बन रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू सर्जरी की वजह से क्या होता है कि इनकी प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल हो जाती है। जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे होते हैं वो इस रिस्पॉन्स को कॉप अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कि आपके जो क्या होता है कि जब आप करेंगे एड्रीनल सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिको इंसफिशिएंसी हो रही है, जब आप सर्जरी करेंगे या कुछ पहले से ही आप ये जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे लगे हुए हैं, इसका मतलब है उनके एड्रीनल ग्लैंड जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, नॉर्मल तो इतनी बन जाती है ना, तो इन लोगों को वो पहले से ही स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, और अगर आप सर्जरी करो तो इनमें एड्रीनल सप्रेशन हो जाएगी, पहले से भी ज़्यादा इनको डोज कम हो जाएगी उनकी बॉडी के अंदर, तो एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाएगा, कन्फ्यूजन और हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए इनको सप्लीमेंटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की ज़रूरत होती है। अमाउंट डिपेंड करती है सर्जरी किस तरह की है और कितनी देर रहेगी, ठीक हो गया। उसके बाद है थायरोटॉक्सिकोसिस प्रेसिपिटेटेड बाय एनी सर्जरी स्पेशली आफ्टर थायराइड सर्जरी, काफ़ी बहुत सारी सर्जरीज़ के बाद हो जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। मोस्टली अगर थायराइड सर्जरी उसके बाद हो जाती है विच एसेंचुएट्स थायरोक्सिन रिलीज़, इस वजह से थायरोक्सिन का रिलीज़ स्टार्ट हो जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस में ये है ना कि थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है,
ठीक है। ब्रिंग हाइपर थायरॉयड पेशेंट्स इनटू यू थायरॉयड, कि आपके लिए आपने कोशिश करनी है अगर कोई हाइपर थायरॉयड बंदा है ना, उनको नॉर्मल कंडीशन में पहले लेके आए सर्जरी से पहले, उसके बाद सर्जरी करानी, नहीं तो क्या हो जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगी। कार्बामिजोल 30 to 40 mg इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेपरेशन व्हेन यू थायरॉयड डोज मे बी रिड्यूस टू 5 mg 8 hourly। कार्बिमाजोल जो होती है इसकी डोज़ आपने लेनी होती है कि बंदे को हमने कहा है ना उसको नॉर्मल पे लेके आएँ पहले, फिर उसके बाद तो यू थायरॉयड जो होती है यानी कि जो उसकी नॉर्मल 8 to 12 वीक्स में आना होता है, उसकी डोज़ कितनी है 5 mg 8 hours तक आपने देनी है, कम कर देनी है। ठीक है। लास्ट डोज जो है कार्बिमाजोल की कब देनी है, इस सर्जरी से 1 रात पहले। ठीक है। और अल्टरनेटिवली आपने कार्बिमाजोल के साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं, ये टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। उसके अलावा इनका काम ये है कि T4 को T3 में यानी कि थायरॉक्सिन बनने से रोकना होता है इन्होंने। ठीक है। ये रैपिड कंट्रोल ऑपरेशन में बीटा ब्लॉकर ज़्यादा अच्छा रोल करते हैं। प्रोप्रानोलोल 40 mg थ्राइस अ डे देना होती है अगर आपने ज़्यादा इफेक्ट लेना है तो। ठीक है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस से बचाने के लिए कार्बिमाजोल की डोज, उसके अलावा आप बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आप प्रोपाइल थायोयूरासिल लेते हैं, कार्बिमाजोल नहीं लेते क्योंकि वो मसला करेगी बच्चे के लिए। ठीक है। तो कार्बिमाजोल प्रेगनेंसी में नहीं लेनी, उसकी जगह प्रोपाइल थायोयूरासिल लेते हैं। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो बंदे होते हैं उनको एक्यूट हाइपोटेंशन यानी सर्जरी के बाद हाइपोटेंशन हो सकती है, शॉक या हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं, हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है। हाइपोवेंटिलेशन अगर हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर जमा होने शुरू हो जाएगी। मिक्स एडीमा कोमा शुड बी सस्पेक्टेड इन पेशेंट्स हु फेल टू अवेक प्रॉम्प्टली फ्रॉम एनेस्थीसिया। ठीक है। कि जो बंदे एनेस्थीसिया के बाद उठ नहीं पाते उसको वो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मिक्स एडीमा कोमा। ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू ट्रीट मिक्स एडीमा पेशेंट्स विद लीवोथायरॉक्साइन बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, के इसको मैनेज कर लें। और हाइपोवेंटिलेशन जो है वो ये जो अफेक्ट आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के और ये जो मिक्स एडीमा कोमा हो सकता है ऑपरेशन के बाद, ये सारी चीज़ें पहले मैनेज कर लें, उसके बाद सर्जरी करें। डिहाइड्रेशन जो है, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिन बंदों में, तो जिनकी इंटेस्टाइनल पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन है और इसके अलावा उनमें पेरिटोनाइटिस है प्रॉपर फ्लूइड रिसोसिटेशन उनके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आपकी जो पहले से इंटेस्टाइन का काम है ना रीअब्जॉर्प्शन कराना, ये सारा अगर ये फ्लूइड्स आगे सक्रीट कर दे या मसला हो जाए तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इसलिए ये जो पहले से बंदों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पेरिटोनाइटिस है, तो फ्लूइड रिसोसिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, रीनल शटडाउन हो सकता है एक्यूट। उसके अलावा रीनल फेलियर आ जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है ये हो सकता है जिन लोगों को क्रॉनिक रीनल फेलियर पहले से हुआ है और लेकिन अभी वो डायलिसिस पे नहीं है। ठीक है। एंड स्टेज रीनल फेलियर कैन अकर ड्यू टू इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन और इनएडिक्वेट फ्लूइड्स पोस्ट ऑपरेटिवली, के पहले से ही उनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, वो डायलिसिस नहीं कराते, तो उनको ऑपरेशन के बाद क्या होगा कि एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाएगा ऑपरेशन के दौरान ही। ठीक है। क्योंकि उनका इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बीपी बहुत, आपको पता है किडनी का कितना मेजर रोल है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर किडनी में पहले से ही मसला था, ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन हो जाएगी, फ्लूइड्स जो होते हैं वो इनएडिक्वेट हो जाएंगे पोस्ट ऑपरेटिवली, उनकी फ्लूइड मैनेजमेंट नहीं हुई तो वो एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाएगा। सो जो बंदे डायलिसिस पे होते हैं उनको 24 घंटे पहले डायलिसिस करा लें। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद आपने डायलिसिस जो होती है वो डिले करनी 24 घंटे के बाद, उसके बाद उनकी डायलिसिस तब भी करानी ऑपरेशन से पहले। ठीक है। और उसके बाद 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद करा देनी। ओबेसिटी वाले जो बंदे होते हैं मोर देन 30 डिग्रीज़, ओबेसिटी जो मोर देन 30% अबव आइडियल वेट, जिनका 30% से ज़्यादा आइडियल वेट होता है उनको हम ओबीस कह देते हैं। सो इनमें कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये बहुत सारी डिजीज़ के कॉजिंग फैक्टर है ओबेसिटी, लाइक अम्बिलाइकल और प्री अम्बिलाइकल हर्निया हो सकता है इसकी वजह से। सो इलेक्टिव सर्जरी जो होती है वो डिले कर दें, उसको कहीं अपना वेट लूज़ करके आए। उसके बाद प्री ऑपरेटिव फास्टिंग जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑपरेशन से पहले जो फास्टिंग कराते हैं कि रिड्यूस द एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, अक्सर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है सांस का कि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट जो हैं वो एस्पायर हो जाते हैं, आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं, इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा मसले, न्यूमोनिया और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या कराते हैं, फास्टिंग।
फिर स्टमक में कुछ होगा ही नहीं जो एक्सपायर होगा ना, ठीक है। तो एनेस्थीसिया जब आप लगा देते हो तो एक्सपायरेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए आप क्या करते हो, प्री ऑपरेटिव फास्टिंग कराते हो। जो अडल्ट होते हैं उनमें 2-6 रूल होता है कि 2 जो होता है इनटेक ऑफ वाटर अप टू 2 आवर्स बिफोर इंडक्शन, कि वाटर 2 घंटे पहले एनेस्थीसिया लगाने से पहले लेना है। और 6 जो होता है वो फूड जो है वो आपने यानी कि फास्टिंग जो है वो आपने 6 घंटे पहले, कोई भी सॉलिड मिल्क या मिल्क कंटेनिंग ड्रिंक्स कुछ भी आपने 6 घंटे पहले लेनी है, उससे कम उसके बाद आपने नहीं लेनी, ठीक है। 2 to 6 का रूल होता है। इंटरवेंशन फॉर पेशेंट एट हायर रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन एंड एस्पायरेशन, मतलब अडल्ट्स में आपने फास्टिंग 2-6 के रूल से करानी है कि इलेक्टिव सर्जरी में, कि 2 घंटे पहले पानी पीना छोड़ देना और 6 घंटे पहले खाना पीना छोड़ देना। और पोस्ट ऑपरेटिव रिजम्पशन क्या होती है ऑफ ओरल इनटेक इन हेल्दी अडल्ट ज़रूरी होती है। वो कैसे करनी है, यानी कि दोबारा से आपने ऑपरेशन के बाद कब ड्रिंक करवानी है या कोई भी आपने औरल इनटेक कब स्टार्ट कराना है, जब वो बंदा रेडी हो जाए या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो स्टार्ट करा दें। चिल्ड्रन में 2-4-6 का रूल होता है कि 2 घंटे पहले पानी वगैरह ख़त्म, एनेस्थीसिया लगाने से पहले 4 घंटे पहले ब्रेस्ट मिल्क लेना, उसके बाद नहीं लेना। और 6 घंटे अगर वो बंदा फार्मूला मिल्क पे है ना तो 6 घंटे पहले फार्मूला मिल्क, काऊ मिल्क या सॉलिड जो भी ले रहा है तो 6 घंटे पहले आपने छोड़ना है। अगर माँ का दूध पीता है, ठीक है, तो वो 4 घंटे पहले छोड़ देगा। और अगर वो फार्मूला मिल्क आओ या कहीं दूसरा दूध पीता है तो वो 6 आवर्स पहले छोड़ेगा। उसके बाद प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इन इमरजेंसी सर्जरी। अब तक हमने सारी इलेक्टिव सर्जरी का पढ़ा था कि हमने डिले कर देनी है, लेकिन अगर इमरजेंसी है आपने सर्जरी करनी है फ़ौरन तो क्या चीज़ें देखते हैं, अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज़ द कंडीशन इज़ लिमिटेड। चीज़ों को आपने कंडीशन को तो जल्दी से, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको ऑप्टिमाइज़ कर सको कंडीशन को। जो हमने कहा कि MI है उसको 6 हफ्ते चाहिए, आपके पास 6 हफ्ते तो नहीं है कि आप 6 हफ्ते ले लो, उसको कहो 6 हफ्ते बाद आना। अब इमरजेंसी है तो सम रिस्क कैन बी रिड्यूस बट अदर परसिस्ट एंड दीज कुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, कि अब आप कुछ रिस्क जो हैं जितने आप कम कर सकते हो वो आप करोगे, फिर जो नहीं होंगे वो पेशेंट को बताओगे कि भाई इसमें ये ख़तरा हो सकता है, लेकिन सर्जरी ज़रूरी होती है क्योंकि सर्जरी के बगैर तो बंदा मर जाएगा। तो इसलिए रिस्क उसको बता दें कि ये ख़तरा हो सकता है। कंसेंट आपने हमेशा साइन कराना होता है। डायग्नोसिस, प्रोसीजर, एक्सप्लेन, हर चीज़ बंदे को करा देनी है। कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो बता दें। कोई डिफरेंट, अगर 2 प्रोसीजर्स हो सकते हैं, एक मतलब एक बंदा है उसको सर्जरी करनी है, 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उसको दोनों समझाएं। जो उसको फिजिबल लगता है बेहतर कौन सा आप भी बताएं उसको, जो उसको लिए सही है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जो वो चूज़ करेगा वो करना है, ठीक है। प्रोन एंड कॉन्स सब उसको बता देने हैं। कोई क्वेश्चन है उसका उसको बताएं, कंसेंट उसको समझाएं, ठीक है। और कंसेंट वो बंदा साइन करे जो कॉम्पिटेंट हो, जो समझता हो सारी चीज़, ठीक है। और जो एग्री हो जाएगा, जब सारी चीज़ें उसको बता देंगे तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर लें। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कोई भी अगर आपको कोई चीज़, कोई रॉकेट साइंस लगी हो तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे नज़दीक फ़िलहाल तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी यहाँ पे। तो सर्जरी मुश्किल नहीं है, बस हम लोगों ने इसको कह के मुश्किल किया हुआ है। इसका पेपर पता नहीं, मैंने सुना है कि जितना मर्ज़ी करो आप लोगों का आएगा तो बाहर से ही। तो लेट्स सी, मैंने पास पेपर देखे हैं, कोई इतना डिफरेंट तो नहीं होता, सारी दुनिया यहाँ से ही करती है, हम लोग भी इंशाल्लाह यहीं से करेंगे। तो ख़त्म हो गया लेक्चर। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।